जलवायु, हवामान या क्लाइमेट, इसको समझने के लिए जलवायु के जो एलिमेंट्स हैं, जिसे घटक या तत्व भी कहा जाता है, उसको समझना ज़रूरी है। तो उसमें सबसे पहला है तापमान। तापमान यानी टेम्परेचर, वर्षा, प्रेसिपिटेशन, पवन, विंड, बादल यानी क्लाउड, तूफान, थंडरस्टॉर्म और सूर्य प्रकाश यानी सनशाइन। इसके अलावा और भी कुछ जलवायु के एलिमेंट्स हैं, जैसे आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, कोहरा या फॉग इत्यादि। तो ये सारे जो जलवायु के एलिमेंट्स हैं, इसका निरीक्षण और परीक्षण, ऑब्जर्वेशन और मेजरमेंट 30 से 35 साल तक किया जाता है और उसके आधार पर ही निश्चित किया जाता है कि वो प्रदेश किस प्रकार की जलवायु के अंतर्गत आता है। जलवायु के तत्व में सबसे महत्वपूर्ण है तापमान। क्लाइमेटिक जो एलिमेंट्स हैं, उसमें टेम्परेचर, ये जो एलिमेंट्स हैं वो बाकी एलिमेंट्स को प्रभावित करता है और पृथ्वी को ऊर्जा, प्रकाश या तापमान प्राप्त करने का एकमात्र सोर्स है सूर्य। सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर, यहाँ 0 डिग्री जो लैटिट्यूड है, यानी उसे हम इक्वेटर कहते हैं, यहाँ एकदम सीधी परपेंडिकुलर आती है और विषुवत रेखा के उत्तर की ओर ये जो 23.5 डिग्री की कर्कवृत्त की रेखा है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और दक्षिण में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा, इसके बीच में ये जो क्षेत्र है इसे कहा जाता है उष्णकटिबंध। तो उष्णकटिबंध या फिर टॉरॉइड जोन, यहाँ पृथ्वी के बाकी क्षेत्र की तुलना में सबसे ज़्यादा उष्णता प्राप्त होती है क्योंकि सूर्य की किरणें सीधी आती हैं। अगर हम यहाँ से फिर उत्तर की ओर जाएं या फिर उच्च अक्षांश की ओर 23.5 से 66.5 नॉर्थ एंड साउथ, ये जो क्षेत्र है, यहाँ सूर्य की किरणें जो आती है वो तिरछी आती है और इसी के कारण इसे कहा जाता है समशीतोष्ण कटिबंध। तो टॉरॉइड जोन की तुलना में ये जो टेम्परेट जोन है यानी समशीतोष्ण कटिबंध है, यहाँ तापमान कम होता है। इसके बाद 66 डिग्री एंड हाफ जो लैटिट्यूड है, वहाँ से नॉर्थ पोल, यहाँ से नॉर्थ पोल, और वैसे ही दक्षिण में साउथ पोल। तो यहाँ का जो क्षेत्र है, जैसे दक्षिण में अंटार्कटिका और नॉर्थ में आर्कटिक सागर, ये पूरे बर्फ़ से ढके हुए हैं क्योंकि सूर्य की किरणें बहुत ज़्यादा तिरछी आती है और तापमान बहुत कम होता है, तो इसे कहते हैं शीतकटिबंध या फिर फ्रीजिड जोन। तो उच्च अक्षांश की ओर हम जैसे जैसे बढ़ेंगे, यानी 0 डिग्री जो विषुवत रेखा है, वहाँ से उच्च वैल्यू यानी 90 डिग्री जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान में कमी आती है, यानी उच्च अक्षांश की ओर जाते जाते तापमान कम कम होते आता है। ब्राज़ील की जलवायु का अध्ययन करने के लिए ब्राज़ील का पृथ्वी पर जो स्थान है उसे जानना बहुत ज़रूरी है। तो सूर्य की किरणें, जैसे हमने देखा, इक्वेटर पर या विषुवत रेखा पर लंबरूप आती है। तो ब्राज़ील के उत्तरी क्षेत्र से विषुवत रेखा गुजरती है और दक्षिण में है मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो मकर रेखा के उत्तर का सारा क्षेत्र ब्राज़ील का उष्णकटिबंध में आता है, यानी ब्राज़ील का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा उष्णकटिबंध में है। अब हम देखेंगे ब्राज़ील का तापमान। आपको जो किताब में नक्शा दिया गया है उसमें एक ऐसी लाइन खींची गई है और वहाँ लिखा है 20 डिग्री सेल्सियस, यानी ये तापमान दर्शाने वाली रेखा है। अगर समझिए कि अगर ये स्थान पर 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, दूसरे स्थान पर भी 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है और तीसरे स्थान पर भी 20 डिग्री सेल्सियस तापमान है, तो ये तीनों स्थान एक रेखा से जोड़े जाते हैं और ये जो पद्धति है इसे कहते हैं आइसोप्लेथ मेथड, यानी सममूल्य रेखा पद्धति। और इस पद्धति का उपयोग हमने तापमान दर्शाने के लिए यहाँ किया है, यानी जहाँ जहाँ से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान गया है वो बिंदुओं को जोड़ने वाली ये जो रेखा है इसे कहेंगे समताप रेखा या आइसोथर्म। यानी जलवायु के जो घटक है या तत्व है, एलिमेंट्स है, उसको दर्शाने के लिए इस पद्धति का उपयोग किया जाता है। अगर हम
वायुभार के लिए इस पद्धति का इस्तेमाल करेंगे तो उसे कहेंगे समवायुभार रेखा, या वर्षा के लिए इस्तेमाल करेंगे तो उसे कहेंगे समवर्षा रेखा। तब हम देखेंगे ब्राज़ील का तापमान का वितरण। तो ब्राज़ील उष्णकटिबंध में ज़्यादा से ज़्यादा आता है, तो विषुवत रेखा के पास में जो क्षेत्र है वहाँ तापमान ज़्यादा पाया जाता है। तो यह है गियाना उच्च भूमि जो 400 किलोमीटर में फैली हुई है, और यहाँ तापमान दर्शाया गया है 21 डिग्री सेल्सियस। ये उच्च भूमि होने के कारण यहाँ तापमान अपेक्षाकृत कम है। इसके बाद अमेज़न नदी घाटी क्षेत्र। अमेज़न नदी घाटी जो क्षेत्र है वो करीब करीब 1200 किलोमीटर में फैला हुआ है, और अमेज़न के जो मैदान में औसतन जो तापमान है वो 25 डिग्री सेल्सियस से 28 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। इसके बाद ब्राज़ील का तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र पैराग्वे और पाराना नदी क्षेत्र। ये क्षेत्र 2000 किलोमीटर में फैला हुआ है, और यहाँ तापमान 21 डिग्री सेल्सियस दर्शाया गया है। इसके बाद ब्राज़ील उच्च भूमि का जो भाग है, यहाँ जलवायु ठंडी है, तो ये ब्राज़ील का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा व्याप्त करता है, और ये करीब करीब 2800 किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है। यहाँ जो तापमान है वो 23 डिग्री सेल्सियस है, यानी अपेक्षाकृत कम है, क्योंकि जिस तरह से उच्च अक्षांश की ओर तापमान कम कम होते जाता है, उसी प्रकार ऊंचाई के साथ भी तापमान घटते जाता है, और इसी के कारण हमें उच्च भूमि का जो क्षेत्र है वहाँ जलवायु ठंडी दिखाई पड़ती है। इसके बाद विशाल कगार का जो क्षेत्र है और ब्राज़ील का किनारी क्षेत्र, ये जो सारा क्षेत्र है वो करीब करीब 3600 किलोमीटर में फैला हुआ क्षेत्र है, और ये तटीय प्रदेश होने के कारण यहाँ की जो जलवायु है वो सौम्य तथा आर्द्र जलवायु है, और यहाँ तापमान जो है 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इस प्रकार ब्राज़ील के तापमान का वितरण है। वर्षा के वितरण को प्रभावित करने वाले घटक में सबसे महत्वपूर्ण है तापमान का वितरण। तो तापमान विषुववृत्त रेखा पर ज़्यादा होने के कारण यहाँ लो प्रेशर बेल्ट बनता है, यानी कम वायुभार वाला क्षेत्र बनता है, लेकिन उत्तर और दक्षिण में यहाँ तापमान कम कम होते जाता है, और इसी के कारण यहाँ हाई प्रेशर बेल्ट बनता है, यानी ज़्यादा वायुभार वाला क्षेत्र। तो ज़्यादा वायुभार वाले क्षेत्र से कम वायुभार वाले क्षेत्र की ओर पवनें चलती है। इस प्रकार से दक्षिण गोलार्ध में इसकी जो दिशा है वो रहती है साउथ ईस्ट, यानी दक्षिण पूर्व दिशा या आग्नेय दिशा, और उत्तरी गोलार्ध में इसकी दिशा रहेगी नॉर्थ ईस्ट, यानी उत्तर पूर्व दिशा या ईशान्य दिशा। तो इस प्रकार से इन व्यापारी पवनों से ही ब्राज़ील में वर्षा की प्राप्ति होती है। तो अब हम देखेंगे ब्राज़ील में वर्षा का वितरण किस प्रकार से है। तो भूमध्य रेखा के यानी विषुवत रेखा के उत्तर की ओर से आने वाली उत्तर पूर्वीय व्यापारी पवनें, यानी ईशान्य पवनें, और दक्षिण पूर्व से आने वाली दक्षिण पूर्वीय व्यापारी पवनें। तो ये जो ट्रेड विंड है नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट की, इसी से ब्राज़ील को वर्षा प्राप्त होती है। तो गियाना उच्च भूमि में करीब करीब 1600 मिलीमीटर इतनी वर्षा प्राप्त होती है। उसके बाद अमेज़न नदी की जो बेसिन है उसको सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में वर्षा प्राप्त होती है, 2000 मिलीमीटर इतनी। पैराग्वे और पैराना नदी का जो क्षेत्र है यहाँ 1500 मिलीमीटर इतनी वर्षा प्राप्त होती है, और सबसे कम जो वर्षा प्राप्त होती है वो ब्राज़ील उच्च भूमि को प्राप्त होती है, वो केवल 600 मिलीमीटर इतनी ही वर्षा मिलती है। इसका मुख्य कारण है विशाल कगार। तो विशाल कगार का जो क्षेत्र है या फिर किनारी प्रदेश का जो क्षेत्र है यहाँ 1200 मिलीमीटर इतनी वर्षा प्राप्त होती है।
तो उत्तरी क्षेत्र में 1000 मिलीमीटर और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ संवहनीय जो वर्षा है वो मिलती है ब्राज़ील के उत्तरी क्षेत्र में, जिसे हम कॉन्वेंशनल रेनफॉल बोलते हैं। लेकिन यहाँ जहाँ विशाल कगार है यहाँ पर्वतीय जल वर्षा होती है, क्योंकि विशाल कगार को इस तरह से हम समझेंगे कि अगर ये विशाल कगार है तो इसको दक्षिण पूर्व जो व्यापारी पवने आती है वो एक प्रकार से अड़ जाती है, यानी विशाल कगार इन दक्षिण पूर्वीय व्यापारी पवनों के राह में एक प्रकार का अवरोध निर्माण करता है और इसको पार करने के बाद जो क्षेत्र पवने होती है वो शुष्क हो जाती है और इसी का कारण है ब्राज़ील उच्च भूमि में बहुत ही कम वर्षा प्राप्त होती है। तो यहाँ विशाल कगार के पूर्वीय क्षेत्र में अवरोधी वर्षा प्राप्त होती है, इसे हम बोलेंगे ओरोग्राफिक रेनफॉल। और इसी का परिणाम है कि ब्राज़ील के उत्तर पूर्वीय क्षेत्र में जहाँ बहुत ही कम वर्षा निर्माण होती है यहाँ अवर्षण का प्रदेश बनता है, जिसे बोलते हैं अवर्षण चतुर्भुज या फिर ड्रॉट कॉर्डिलेटरल एरिया। अब हम देखेंगे ब्राज़ील की जलवायु की विशेषता। जलवायु की विशेषता में सबसे पहला है कि जलवायु की यहाँ विविधता है। इसका मुख्य कारण है कि ब्राज़ील का जो अक्षांशीय विस्तार है, यानी उत्तर का और दक्षिण का जो विस्तार है वो बहुत ज़्यादा है और इसी के कारण यहाँ जलवायु की विविधता पाई जाती है। दूसरा महत्वपूर्ण है उष्णकटिबंध में ब्राज़ील का ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा आता है और मकरोत्तर रेखा के नीचे का जो क्षेत्र है वो समशीतोष्ण जलवायु का है। यहाँ प्राकृतिक जो आपदा है उसकी संभावना बहुत ही कम है। इसका जो मुख्य कारण है वो नॉर्थ ईस्ट की आने वाली और साउथ ईस्ट की आने वाली जो व्यापारी पवने हैं वो दोनों ही गर्म पवने हैं और इसी के कारण यहाँ चक्रवात या तूफान नहीं बन पाता है। तूफान बनने के लिए शीत वायु राशि और उष्ण वायु राशि ये दोनों अगर आते हैं तो ही चक्रवात की निर्मिति होती है या तूफान की संभावना होती है। तो यहाँ चक्रवात नहीं बन पाते। तो इस प्रकार से है ब्राज़ील की जलवायु।